तो सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म नेशनल इनकम, यानी कि क्या सत्य नहीं है नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स एनएफआईए, नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स ट्रांसफर इनकम, नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मतलब हाँ, नॉट ट्रू का मतलब समझ गए। नॉट ट्रू का मतलब है कि एक तरह से वो ये पूछ रहे हैं कि फॉल्स क्या है। ठीक है, वो एक तरह से ये पूछ रहे हैं कि फॉल्स क्या है, गलत क्या है। तो ए में लिखा है नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स एनएफआईए, नेशनल इनकम में एनएफआईए नहीं आता, वो ये कह रहा है। तो वैसे तो यही फॉल्स है, क्योंकि नेशनल इनकम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, एक बार लिख ही देता हूं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए, है ना। तो नेशनल इनकम जो होती है वो तो अपने आप में डोमेस्टिक इनकम और एनएफआईए दोनों को इंक्लूड करके बनती है। तो नेशनल इनकम में तो एनएफआईए आता है, और ए ऑप्शन में वो कह रहा है कि नेशनल इनकम एक्सक्लूड्स एनएफआईए, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत कह रहा है, ए ऑप्शन झूठ कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। फिर इसका चॉइस वाला, ए बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज, ये आप बताओ। यस, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन कैसे पता लगाना है या कौन से कॉन्सेप्ट का है कि हाँ, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फटाफट से सुन लेना ध्यान से। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कॉन्सेप्ट के अंदर यह बताया जाता है कि रियल जीडीपी वो होता है जिसको हम कांस्टेंट प्राइसेस पर मेजर करते हैं, और नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसको हम करंट ईयर के प्राइसेस पर मेजर करते हैं। और ये बात सिखाई जाती है बच्चे को कि रियल जीडीपी जो होता है वो ज्यादा अच्छा मेजर होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो बेकार मेजर होता है वेलफेयर को मेजर करने के लिए। तो ए और बी ऑप्शन अगर आप देखोगे तो उसमें इंक्रीज इन जीडीपी, इंक्रीज इन जीएनपी दोनों एट करंट प्राइसेस दे रखे हैं। तो ए और बी ऑप्शन जो है वो तो दोनों के दोनों नॉमिनल वाले हैं, और इनफैक्ट डी ऑप्शन भी अगर आप देखोगे वो भी करंट प्राइसेस वाला ही है। लेकिन सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है इंक्रीज इन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो सी ऑप्शन जो है वो रियल जीडीपी की बात कर रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई किससे बढ़ता है। फॉल इन बैंक रेट से बढ़ता है क्या, बढ़ता है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट से बढ़ता है क्या, बढ़ता है। और डिक्रीज इन सीआरआर से भी बढ़ता है। तो ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों ही चीजों से बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स आर इशूड बाय, 1 रुपए का सिक्का कौन करता है इशू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। 2 रुपए उससे ज्यादा का करता है आरबीआई। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम वाइज कॉलम करते रहेंगे। सबसे पहले ए, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब, वेरी गुड, जब सेविंग इज इक्वल टू 0 होती है या सेविंग इज 0, यानी सेकंड ऑप्शन। बी, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व का स्लोप क्या होता है, वेरी गुड, ये समझा देता हूं। स्लोप ऑफ सेविंग कर्व जो होता है वो बेसिकली किसे बोलते हैं, एमपीएस को बोलते हैं, है ना, स्लोप ऑफ सेविंग्स कर्व। और एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई को अंग्रेजी में क्या बोलोगे, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड ऑप्शन, मतलब वो इसका सही मैच है। ठीक है। उसके बाद सी, इक्विलिब्रियम पॉइंट,
सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, जब एडी और एएस या तो बराबर होंगे या सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे। और डी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो फिर बचा 1/MPS, तो वो वैसे भी पता होना चाहिए और बच भी गया वही ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड इन। मशीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करी तो कहां रिकॉर्ड करेंगे हम, बताओ कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैपिटल में नहीं, क्यों? कहां से सीखी ये सब बातें? वेरी गुड। तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ये एग्जाम में एक दो बार दे चुका है कंफ्यूज करने के लिए। बच्चों को लगता है आमतौर पे कि मशीन है तो मशीन तो लेखा शास्त्र में एसेट होता है ना राजीव? तो बच्चे को लगता है एसेट होता है तो ये कैपिटल अकाउंट में लिखना है, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर हम देश की बात कर रहे हैं, तो ये मशीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना इस बेसिकली करंट अकाउंट में ही आएगा। उसके बाद 6 है, द टर्म फॉरेन एक्सचेंज रिफर्स टू। फॉरेन एक्सचेंज की परिभाषा बताइए बच्चों। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं, फिर देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल हमारे पहले ही लाइन में है, मतलब पहली लाइन में, मतलब बुक में पहली लाइन में ही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अदर कंट्री, है ना? तो करेंसी करेंसी जब एक्सचेंज होती है तो उसको बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अब आ गया, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर्स क्वेश्चन 7 to 10 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, तो क्या अंग्रेजी दे रखी है? आरबीआई रेज्ड लीगल रिजर्व रेशियो फ्रॉम 20% टू 25%। अच्छा लिख लेता हूं, तो छोटी सी बात ही है। कह रहा है कि आरबीआई ने लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया। लीगल रिजर्व रेशियो जो है वो पहले 20% था और उसको बढ़ाकर आरबीआई ने अब 25% कर दिया है। ठीक है, बस ये जानकारी दे रखी है। तो अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में? पहले मनी मल्टीप्लायर ड्यू टू दिस इंक्रीज विल बी। तो मनी मल्टीप्लायर पूछ रहा है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो अगर आप 1/25% करते हो तो 1/25% कितना आ गया? 4 टाइम्स। तो अभी जो है मनी मल्टीप्लायर इज कितना हो गया? 4 टाइम्स, 4 हो गया। ठीक है, नोट कर रहे हो ना? देखा हाँ हाँ में कैसे जोर पड़ रहा है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इसके बाद क्वेश्चन 8, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल डैश ड्यू टू दिस रिडक्शन। कह रहा है वो रिडक्शन दे रखा है ड्यू टू दिस, वैसे वो रिडक्शन नहीं है, ड्यू टू दिस इंक्रीज है वैसे तो अब ये बताओ कि एलआरआर जब बढ़ा दिया आरबीआई ने, पहले 20% हुआ करता था, अभी 25% हो गया, तो एलआरआर बढ़ाने से मनी सप्लाई क्या होगी? मनी सप्लाई क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो जब एलआरआर बढ़ा देता है आरबीआई तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो दो में से एक भरना है ना। एक ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज, एक ऑप्शन दे रखा है डिक्रीज। अच्छा अच्छा, वो मिसप्रिंट है वो ऑप्शंस। ऑप्शन हाँ हाँ, वो मिसप्रिंटिंग होगी, तो वो ऑप्शंस को आप इग्नोर कर देना। तो ये फिल इन द ब्लैंक का था वैसे क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक हो गया डिक्रीज। तो ऑप्शंस जो है वो, हाँ अब नीचे वाला पढ़ूंगा तो पता लगाता हूं, लेकिन अभी इसमें इग्नोर कर देना। सेम ही है। चलो, तो 9th में क्या है? द टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक with revised LRR given that initial deposit is 10,000 will be। हाँ, तो इसमें भी ऑप्शन इग्नोर ही करने, इसमें कोई ऑप्शन का रूल नहीं है। चलो राजीव बताओ फटाफट, टोटल मनी डिपॉजिट का फॉर्मूला बताओ जरा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, टोटल क्रेडिट क्रिएशन पूछ रहा है,
कि कमर्शियल बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करेंगे, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, इसका फॉर्मूला बताओ पीयूष, फॉर्मूला बताओ टोटल क्रेडिट क्रिएशन का, शाश्वत फॉर्मूला बताओ टोटल क्रेडिट क्रिएशन का। 1/LRR, बस तो ठीक है, आधा आता है आपको सर, इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं इनिशियल डिपॉजिट से, तो लिखो फटाफट। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला है 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। LRR तो हमारा है 25%, है ना, या 4 लिख लो, 1/LRR को 4 भी लिख सकते हो, अभी पहले सॉल्व करा ही था। और इनिशियल डिपॉजिट हमको कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो 40,000 रुपए जो है वो आ जाएगा हमारा आंसर, यानी टोटल क्रेडिट क्रिएशन। अगर वो देता तो हम रुपए, करोड़, लाख कुछ दे देते, बट उसने 10,000 रुपए ही दे रखे हैं, तो ये 40,000 रुपए ही हो गए, है ना। अगर वो 10,000 करोड़ देता तो हम भी करोड़ लगा देते। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ राजीव, स्टेट 2 कैटेगरीज अंडर लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो कोई नहीं बोलेगा कि 2 कैटेगरीज बताओ, हैं, बताओ पीयूष, लीगल रिजर्व रेशियो की 2 कैटेगरीज। ये तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में आपस में खेलते खेलते बातें करता है। चलो, अब जिसे आता है वो बताए। हाँ, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पढ़े हैं ना, 2 टॉपिक ये। दादाजी कुछ पैसे अपने पास रखते हैं, CRR, कुछ कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखता है, SLR। तो ये दोनों जो हैं ये लीगल रिजर्व रेशियो की ही कैटेगरियां हैं। चलो, तो पहले 10 तक मुझे बताओ, यहां तक सारे 1 नंबर ही हो गए, तो यहां तक पहले किसी को कोई डाउट, या यहां तक सारे समझ आ गए, यहां तक सबको क्लियर। चलो, अब अच्छे अच्छे आंसर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अब थोड़े से 3 नंबर के क्वेश्चंस हो गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP एज लिमिटेशन ऑफ रियल GDP टू बी कंसिडर्ड एज वेलफेयर ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि आपको नहीं पता, आइए तो दोबारा से सुने समझें। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बताओ कैसे आप ये कह सकते हो कि कॉम्पोजिशन ऑफ GDP और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP एक लिमिटेशन है, अगर हम GDP को वेलफेयर के इंडेक्स की तरह देख रहे हैं तो। ठीक है ना, तो मैं पूरा समझा देता हूं आपको। मान लो आज से 5 साल 10 साल पहले, या 12 साल, 11-12 साल पहले, मान लो 2009 में हमारे देश में टोटल डब्बे जो बनते थे, टोटल GDP जो था वो था, मान लेते हैं 100 डब्बों का 2009 में। ठीक है, टोटल डब्बे कितने बनते थे, डब्बों का मतलब GDP ही होता है, 100 डब्बे बनते थे। और अभी 2020 में, आप तो 2021 लिख लो, चलो, अभी 2021 में टोटल डब्बे कितने बने, अभी 2021 में टोटल डब्बे बन गए 200। तो बताओ राजीव, क्या देश का GDP बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो, देश का GDP बढ़ा कि नहीं बढ़ा। 2009 में 100 डब्बे बनते थे, आज 2021 में 200 बन रहे हैं, तो देश का GDP बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा, बढ़ गया, GDP बढ़ गया, रियल GDP बढ़ गया। तो कुछ लोग कहते हैं कि रियल GDP बढ़ गया तो इसका मतलब देश में वेलफेयर भी हो रहा है, इसका मतलब ये तो अच्छी बात है। अगर GDP बढ़ रहा है राजीव भाई, तो इसका मतलब ये तो अच्छी बात है पीयूष, क्यों, है ना, GDP बढ़ गया, डबल हो गया, पहले 100 था अभी 200 हो गया। लेकिन पहले कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो अगर मैं अब आपको कॉम्पोजिशन दिखाऊं 2009 का, तो आपको पता है जब 2009 में 100 डब्बे बने थे, उन 100 डब्बों में से 40 डब्बे जो थे वो डिफेंस गुड्स थे,
मतलब लड़ाई झगड़े करने वाले, और 60 डब्बे जो थे वो कंज्यूमर गुड्स थे, यानी आपके और मेरे कंज्यूम करने के लिए हुआ करते थे। ये 2009 की बात है। और आज जब 200 डब्बे बने हैं, उनका कॉम्पोजिशन आपको मैं बताता हूं। आज उन 200 डब्बों में से 199 डब्बे डिफेंस गुड्स हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं, और आप और मैं हम भूखे मर रहे हैं। सिर्फ एक ही डब्बा कंज्यूमर गुड है। आज का कॉम्पोजिशन ये है, ठीक है ना। मान लो ऐसा समझ लो भाई, 2009 में मैं 5 बच्चे पढ़ाता था, वो पांचों जो होते थे ना बड़े होशियार टॉपर्स हुआ करते थे, और आज 2021 में इतनी सारी बच्चों की भीड़ में सब नालायक हैं, एक दो बच्चे होशियार है बस, मेरे और छवि की तरह। तो अब ये बताओ कि कॉम्पोजिशन जो है वो कौन सा बढ़िया था, अभी वाला कि पहले वाला? पहले वाला बढ़िया था ना। तो अब ये बताओ, क्या खाली जीडीपी के बढ़ जाने से हम ये कह सकते हैं कि वेलफेयर होता है? नहीं कह सकते ना। तो जीडीपी का क्या अच्छा होना जरूरी है? कॉम्पोजिशन। समझ आ गया पॉइंट? तो पहला पॉइंट तो है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तो इसमें आपको ये बातें अंग्रेजी में लिखनी पड़ेंगी किताब से देख के, जो मैंने आपको समझाई। पॉइंट क्लियर हो गया राजीव भाई? पॉइंट क्लियर हो गया सर? अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपसे पूछता हूं, किसको याद है कि जीडीपी जब बनता है या डब्बे जब बनते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करा जाएगा ना। ये डब्बे बन के किसको मिलेंगे भाई? तो 2009 में आपको पता है रिच को मिले थे 10 डब्बे और पुअर को मिले थे 90 डब्बे। मतलब देश जो है भलाई कर रहा था गरीबों की। और आज 200 डब्बे तो बन गए, लेकिन रिच को मिल रहे हैं 199, और आप और मैं जो है हमें डब्बा मिल ही नहीं रहा, पुअर को मिल रहा है एक डब्बा। तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले अच्छा था कि अभी अच्छा है? पहले अच्छा था। तो क्या खाली डब्बे बढ़ जाने से, जीडीपी बढ़ जाने से हम बोल सकते हैं वेलफेयर है? नहीं। तो जीडीपी का क्या अच्छा होना जरूरी है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होना अच्छा जरूरी है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जीडीपी के, कॉम्पोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दोनों अच्छे होने जरूरी हैं। अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो जीडीपी कैन आपको एक अनफेयर या अनट्रू पिक्चर दिखा सकता है। तो यही लिमिटेशन है जीडीपी की, अगर हम उसको वेलफेयर के मेजर की तरह देखते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ आ गए? चलो, तो अब आप क्या लिखोगे आंसर में? रिफर बुक। मतलब अंग्रेजी के लिए रिफर बुक, बाकी कहानी मैंने आपको समझा दी। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ इंडिया इज 200 करोड़। ठीक है, तो लिखते रहते हैं कहीं भूल ना जाएं। कह रहा है इंपोर्ट्स जो है वो 200 करोड़ रुपए के हैं इंडिया के। एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, अच्छा गुड्स भी लिख लेता हूं, पता चला मैंने भी आपकी तरह गलती कर दी। तो ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो है 250 करोड़ इंडिया के। वेयर एज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ यूएसए इज 100 करोड़। ओ माय गॉड, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा कि ये पहले वाला इंडिया का बता रहा था, और अब वो कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं यूएसए के जो हैं वो 100 करोड़ के हैं। ये यूएसए की भी बात बता रहा है। एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज 19,000 करोड़। ठीक है, तो ये यूएस है। तो विच कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज पॉजिटिव? दोनों का ही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो दोनों का ही है। तो ये तो पॉजिटिव उसने पूछा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव किसका है, तो बच्चा एग्जाम में यही लिखता है खाली की यूएसए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला याद है ना सबको? क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का? फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर आप इंडिया का निकालोगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आएगा? 50। वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है ना। इंडिया का भी 50 पॉजिटिव ही आएगा, और यूएसए का 18,900, उसका भी पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों कंट्रियों का ही पॉजिटिव है। तो हम यही कहेंगे कि दोनों का ही पॉजिटिव है।
हाँ, बस फॉर्मूला लिखना है बैलेंस ऑफ ट्रेड का और दोनों कंट्रीज की हेडिंग डालनी है। इंडिया का बीओटी कैलकुलेट करके दिखाना है, यूएसए का बीओटी कैलकुलेट करके दिखाना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि दोनों कंट्रियों का बीओटी पॉजिटिव है। बाकी थोड़ा अपना ज्ञान दिखाना हो तो लिख देना कि यूएसए का ज्यादा अच्छा है, हालांकि उसने पूछा नहीं था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक। चलो ये मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 मिनट का आपके पास है समय। तो कुछ बच्चों ने क्या गलती करी है वो बताता हूँ और क्या नहीं करनी चाहिए गलती वो भी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन वैसे ये पूछ रहा था कि 2 मेथड्स बताओ क्रेडिट कंट्रोल करने के जो आरबीआई यूज करती है, सेंट्रल बैंक यूज करता है, ठीक है ना। तो 2 मेथड्स में आप, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, कोई भी बता सकते हो। जैसे मेजॉरिटी बच्चों ने बैंक रेट एक मेथड बताया कि बैंक रेट जो है वो एक तरीका है जिससे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है जी। अब कई बच्चों ने क्या करा कि किताब से बस बैंक रेट की जो परिभाषा है वो चेप दी कि भाई बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है जी। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आरबीआई इससे रेट को मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। यानी कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है। क्या ये अंग्रेजी लिखी आपने? नहीं लिखी, मतलब हाँ तुमने तो लिखी, तुम तो होशियार हो, मतलब बाकी जो नालायक बच्चे है ना, कि बैंक रेट को क्या करता है आरबीआई, इंक्रीज करता है। और खाली इतने से काम नहीं चलेगा कि बस ये लिख दे इंक्रीज करता है, उससे होगा क्या, क्रेडिट कंट्रोल होगा कैसे बैंक रेट बढ़ाने से, ये बात भी तो समझ में आनी चाहिए पहले और फिर वो उतरनी चाहिए आंसर शीट के अंदर। तो बैंक रेट के बढ़ाने से कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं लोन लेने के लिए। कमर्शियल बैंक क्या हो जाते हैं, वो डिस्करेज हो जाते हैं टू टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। वो दादाजी से नाराज हो जाते हैं, ऐसा समझ लो कि आपने महंगा कर दिया बैंक रेट, अब हम आपसे लोन कम लेंगे। तो जब कमर्शियल बैंक लोन कम लेते हैं आरबीआई से तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और फिर इस वजह से अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है वो बाजार में कम हो जाता है। आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है? बोलो बात समझ आई? पीयूष भाई, राजीव भाई, खाली ये नहीं लिखना कि बस आपने 2 बातें लिख दी, बैंक रेट, रेपो रेट और उसकी परिभाषा लिख दी, जो भी लिखा मतलब उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। लक्ष्य बैंक रेट से आरबीआई कैसे करेगा क्रेडिट कंट्रोल, ये बताना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा आप कोई भी ले सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन ले सकते हो, उसके बारे में पूरी फिर डिटेल बतानी पड़ेगी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है, इसमें आरबीआई क्या करता है, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसकी वजह से फिर डिक्रीज, हाँ धीरे धीरे पैसा जो है वो आरबीआई के पास आना शुरू हो जाता है और कमर्शियल बैंकों की कैपेसिटी कम हो जाती है लेंड करने की, मतलब ये वाली सेम चेप देना, और इससे मनी सप्लाई कम हो जाता है। तो आपको ये बतानी पड़ेंगी बातें, ठीक है। क्लियर हो गया? और जो भी पॉइंट आप लेना चाह रहे हो, अगर कोई और भी पॉइंट लेना चाह रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना, डेफिनेशन नहीं बतानी खाली कि ये बताया और छुट्टी हो गई, उसके बाद ये भी बताना है कि आरबीआई करेगा क्या, मेन चीज क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी डायग्राम किसी ने नहीं बनाया, डायग्राम सिर्फ अक्षत ने बनाया। बैंक रेट में डायग्राम बनवा रखा है ना, वो बना सकते हो आप। रेपो रेट का डायग्राम, हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी है, रिवर्स रेपो रेट में भी है, उनमें डायग्राम्स है ना, छोटे छोटे से बना सकते हो आप। याद आ गए कौन से डायग्राम कह रहा हूं? हाँ, बस 2 झोंपड़ी बनानी है, एक झोंपड़ी पे कमर्शियल बैंक का नाम लिख लो, एक में आरबीआई का नाम लिख लो। हाँ कुछ भी बना सकते हो, ये इसने इससे लोन लिया और ये इसको बदले में इंटरेस्ट देगा, और इस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट, या जो भी आप मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो जिस हिसाब से भी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, मतलब सही तरह से करने का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14,
एक बार ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है. What does zero savings in the economy indicate? Question mark. Explain with the help of schedule and diagram. चलो तो डायग्राम बना लेते हैं, शेड्यूल बना लेते हैं, और व्हाट डज इट इंडिकेट जो है वो आपसे ओरली सुन लेंगे. तो बनाइए जी सुंदर सुंदर चित्र. तो एक्स एक्सिस पर क्या, इनकम, और वाई एक्सिस पर सेविंग्स. शेड्यूल के पहले कॉलम में क्या, इनकम, और दूसरे कॉलम में सेविंग्स. तो पहले क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है कि पहले शेड्यूल बनाना है. चलो शेड्यूल बना लेते हैं. तो इनकम में लिखो 0, 100, 200, 300, 400, 500. फिर सेविंग्स में क्या लिखोगे, -60, -30, 0, 30, 60, 90. फिर इस वाले लेवल को ब्लॉक सा कर लोगे. कौन से लेवल को, जहां इनकम 200 है और सेविंग्स 0 है. क्योंकि क्वेश्चन तो इसी चीज पर बेस्ड है ना कि भाई व्हाट डज जीरो सेविंग्स इंडिकेट, जीरो सेविंग क्या दर्शा रही है. तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया. ठीक है, अब डायग्राम भी बना लेते हैं. डायग्राम कैसा बनेगा, नीचे से शुरू करने का, नेगेटिव से, और ये बन गया आपका सेविंग्स कर्व. ठीक है, तो इसमें कहाँ हाईलाइट करोगे, जहां वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, क्योंकि यहां पर सेविंग्स की वैल्यू क्या है, 0 है. तो पहले डायग्राम और शेड्यूल सबका क्लियर बन गया. एक बार अपने पड़ोसी का चेक करो, उसका देखो सुंदर है. ठीक है, यहां तक बन गया. चलो तो अब ये बताओ व्हाट डज जीरो सेविंग इंडिकेट्स. जीरो सेविंग्स क्या इंडिकेट कर रही है, लिखो मेरे साथ साथ लिखो. जीरो सेविंग्स इंडिकेट्स ब्रेक इवन पॉइंट इन द इकोनॉमी. जीरो सेविंग्स क्या इंडिकेट कर रही है कि इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट है. तो सर वो कैसे, क्या मतलब हुआ, लिखो उसके नीचे. एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, y इज इक्वल टू सी प्लस एस. ठीक है ना, मतलब ये कि इनकम जो है वो क्या होती है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग. आपको अगर 100 रुपए मैं दूंगा तो उसमें आप क्या करोगे, या तो 80 रुपए खर्च कर दोगे और 20 रुपए सेव कर लोगे, या 70 रुपी खर्च कर दोगे, 30 रुपी सेव कर लोगे. तो इनकम के दो ही कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या सेविंग या कंजम्पशन. तो इफ सेविंग इज इक्वल टू 0, अगर सेविंग 0 हो रही है, तो अब ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप सेविंग को 0 पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगी बात, y इज इक्वल टू सी बन जाएगी. इसका मतलब जितने रुपए आपको मैं दे रहा हूं, 100 रुपए मैं देता हूं, तो आप पूरे के पूरे 100 रुपए क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो. आप सेविंग तो कुछ कर ही नहीं रहे. तो जितना कमाया उतना उड़ाया, जितना कमाया उतना उड़ाया. तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक इवन है.
है ना, इसका मतलब आपकी जेब में कुछ बच तो रहा नहीं है, जो आया वो गया, तो इट मींस ब्रेक इवन। तो देन y इज इक्वल टू सी विच डिनोट्स, मतलब वापस से वही लिख देंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन द इकोनॉमी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कि इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। और थोड़ा सा और अगर चीतापना करना हो तो ये भी मेंशन कर सकते हो ऑल्सो। और क्या डिनोट कर सकता है, सेविंग इज इक्वल टू जीरो, और क्या डिनोट कर सकता है? जीरो सेविंग्स और क्या डिनोट कर सकती है? जीरो सेविंग्स ये भी डिनोट कर सकती है कि एपीएस की वैल्यू जीरो है, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो जीरो है, मतलब लोगों को पैसे सेव ही नहीं करने, लोग चाहते हैं जितने रुपए कमाओ उतने रुपए उड़ाओ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो जीरो है। ठीक है, और एपीएस का फॉर्मूला भी अगर आप देखो मैथमेटिकली तो एस अपॉन वाई होता है, एस की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो जीरो अपॉन वाई बन गया, तो एपीएस ऑटोमेटिकली जीरो ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया पूरा। चलो इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है इसका और पार्ट वाला, और पार्ट वाले में क्या कह रहा है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, तो पहले हम पार्ट वन कर लेते हैं कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बताओ राजीव भाई, दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट क्या हैं? दो प्रकार की बेरोजगारी क्या है राजीव भाई? बताओ पीयूष, दो प्रकार की बेरोजगारी क्या क्या है? एक तो सीजनल, वेरी गुड, दूसरी स्टैट्यूटरी, वेरी गुड, और तीसरी भी बताओ, डिसगाइज्ड, वेरी गुड, फ्रिक्शनल। बताओ राजीव, कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हैं? सीजनल, स्टैट्यूटरी और फ्रिक्शनल। बोलो ना पीछे पीछे, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड। सही है, लिख लें फिर, यही लिख लें, क्या लिखना है? हाँ, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है, इसे कहते हैं मतलब कि नलायक। अगर डिक्शनरी में नलायक वर्ड का मीनिंग देखोगे तो इनकी तस्वीरें आपको वहां नजर आएंगी। जैसे डिक्शनरी में कुछ बड़े हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, उनके साथ एक तस्वीर भी मिलती है, तो ऐसे अगर नलायकी की परिभाषा में अगर डिक्शनरी खोली जाएगी तो इनकी तस्वीरें वहां लगी होंगी। बच्चे को यही होश खबर नहीं है कि भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ दो ही प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाई जाती हैं, एक वॉलेंटरी और एक इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी जैसे कि आप अभी हो, हाँ, वॉलेंटरी कौन से होते हैं? हाँ, नॉट विलिंग टू वर्क इवन दो सुटेबल वर्क इज अवेलेबल। ठीक है राजीव, आपकी तरह आपने कसम खाई है कि काम ही नहीं करना, जबकि आपके लिए सुटेबल काम है, वह आपके लिए बहुत काम है, लेकिन आपने क्या सोचा है कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा, अपनी इच्छा से आपने सोचा है, स्वेच्छा से, नॉट विलिंग टू वर्क। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयड। और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? हाँ, मतलब पहले पहले ये भी तो कहो ना कि जो आपके साथ 5 साल बाद, 6 साल बाद जो आपके साथ होगा, तब क्या होगा आपके साथ? जॉब नहीं मिलेंगी, विलिंग टू वर्क बट डू नॉट फाइंड वर्क। तो आप काम तो करना चाहोगे, लेकिन तब आपको नौकरी मिलेगी नहीं, तो मेरे पास क्या करना है? क्या काम करोगे मेरे पास आके? ठीक है राजीव भाई, तो दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट समझ आ गए।
वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैक्रो में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखने का। अब सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन ने कहा था कि एक्सप्लेन विद द ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का चित्र बनाएंगे। तो बनाओ राजीव, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अरे नौकरी मिल जाएगी, चिंता मत करो। हाँ मैं दिलवा दूंगा तुम्हें नौकरी। तो अब बताओ एक्स एक्सिस पे क्या लिखना है? ठीक है, इनकम या आउटपुट कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो। और वाई एक्सिस पर ए डी कॉमा ए एस। डायग्राम दूसरा है, ये नहीं हर बार रट के चले गए सेविंग, वो कह रहा था सेविंग। अच्छा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं वो मैं बता देता हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट, चलो पहले आप बताओ कि जिसको बताओ अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं जब। वेरी गुड, परफेक्ट परिभाषा ये कि इकोनॉमी के अंदर ना एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। जैसे मैंने एक लेवल मार्क कर लिया ओ एफ या एफ, तो इकोनॉमी में एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है कि भाई जो भी लोग काम करना चाहते हैं उन सबके बाद नौकरियां हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। लेकिन इत्तेफाक से इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम, अब मैं इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाता हूं, ये ए एस है और ये ए डी है। तो इक्विलिब्रियम कहां नजर आ रहा है आपको, मतलब जहां इंटरसेक्ट कर रहा है पहले नजर आ रहा है ना। तो अगर इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले हो जाए, जैसा इस डायग्राम पे आपको नजर आ रहा है ना, उससे पहले ही आ गया, तो फिर इस इक्विलिब्रियम को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इस इक्विलिब्रियम को हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो बना लो चित्र। और बताओ यही डायग्राम आगे जाके किसका रूप लेता है? डिफ्लेशनरी गैप का। हाँ, डेफिशिएंट डिमांड, हाँ आगे जाके, हालांकि उसने पूछा नहीं है तो उस चीज को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन यही डायग्राम, यही कॉन्सेप्ट फिर आगे जाके डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप की तरफ बन जाता है। तो उसने बस यही पूछा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है या उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला भी। चलो इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 15। इसके एक्सप्लेनेशन में बस एक तो इसका मीनिंग समझाना था अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, और हाँ थोड़े से वो पॉइंट, 2-3 पॉइंट वो लिख सकते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो तो 15th में लिखा है इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75 y, where C is consumption expenditure and Y is national income. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज 4000, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह रहा है 4000 है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दो चीजें आपको इसमें निकालनी है, एक तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है और एक आपको निकालना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चलो तो लिखो मेरे साथ, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू c प्लस आई। पहले ये लिखो, एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू c प्लस आई। पहली चीज तो ये सबको याद होना चाहिए। तो क्या ये सबको याद था? y इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो अब उसके नीचे y इज इक्वल टू c में आप c वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दो, 200 प्लस 0.75y, और i में आप i वाली वैल्यू को रिप्लेस कर दो 4000।
ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब ये एक इक्वेशन बन गई, इससे y सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 16,800। ठीक है, तो y आएगा 16,800। तो इसका मतलब हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो वो पूछ रहा था, मतलब पहला पार्ट जो वो पूछ रहा था, वो तो आ गया 16,800। ठीक है, इसमें डाउट क्या? जो वैल्यू पुट करी वो तो गिवन थी ना। अच्छा, ये हाँ, 0.75 को पहले मैं इधर लेके गया, तो क्या बन गया वो? y माइनस 0.75y बन गया। y कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया? ये बन गया। तो 1 माइनस 0.75 क्या बन गया? 25 बन गया। तो 0.25 में नीचे ले गया। तो ये मैंने दिमाग में कर लिया था, ये मानते हुए कि आप होशियार होंगे, तो मैंने सीधा इसीलिए ये लिख दिया था। ठीक है ना, मुझे क्या पता भाई आपने छठी में मैथ्स नहीं पढ़ रखी। एस इज इक्वल टू आई से भी कर सकते हैं, उससे भी सेम आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। तो सी जो है वो उसने दे रखी थी ना, एक 200 प्लस 0.75y, ये तो दे ही रखा था। तो इसमें आप y की जगह 16,800 पुट कर दो, जो आपने अभी अभी निकाला। ठीक है, y की जगह 16,800 पुट कर दो, फिर इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है? 12,600, तो 12,800। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो आएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा 12,800। ठीक है, क्लियर? इसमें किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो बस इसमें दो ही चीज पूछी थी, तो 1 आ गया और 2 आ गया। चलो, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर है 16। ये 6 नंबर का है। तो 16 में क्या कह रहा है? वाई आर एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। चलो, बढ़िया क्वेश्चन, सितारा। हाँ, कहाँ से सीखा ये सब? अच्छा, चलो मैं एक बार सबको बता देता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड पहले क्या था वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड जो ये होता था कि इसके अंदर हम एक्सपेंडिचर्स नोट करते हैं इकोनॉमी में जो हुए, पीएफसीई, जीएफसीई या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट होता था नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर हम नेट एक्सपोर्ट्स को टेक्निकली देखें तो नेट एक्सपोर्ट्स होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, है ना। अब क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस चीज पर केंद्रित है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट्स को खर्चा क्यों ले रहे हो? भाई एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, है ना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? खर्चा। तो वो ये क्वेश्चन आपसे सवाल उठा रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर मेथड में आप एक्सपोर्ट को क्यों इंक्लूड कर रहे हो? ये प्लस एक्सपोर्ट क्यों लिख रहे हो? क्या ये खर्चा है? ये वो ये पूछ रहा है, सवाल ये जानना चाहता है कि एक्सपेंडिचर मेथड में आप इस एक्सपोर्ट को क्यों ले रहे हो। पहले क्वेश्चन समझ आया कि क्या पूछ रहा है आपसे? लॉजिकल है ना क्वेश्चन? वैसे तो यार देखो, एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट होने से तो हमें खुश होना चाहिए। हम क्या एक्सपोर्ट करना कोई खर्चा है क्या? वैसे सोचे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो इस मेथड में एक्सपोर्ट को ले रहे हैं ना एज ए खर्चे की तरह। पीएफसीई खर्चा, जीएफसीई खर्चा, जीडीसीएफ खर्चा, और एक्सपोर्ट भी खर्चा लेके ऐड कर रहे हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, वाई? हाँ, तो इसका पहले मैं रीजन समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। अंग्रेजी आपको अपनी आप ही लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। अब ये बताओ कि एक्सपोर्ट्स जो हम करते हैं गुड्स का,
वो गुड्स कहां बने होते हैं? भाई एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि भाई डब्बे बनेंगे इंडिया में, बनेंगे वो इंडिया में, बेचोगे बाहर, सेल बाहर होगी, उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं, है ना? तो जब हम यहां पर एक्सपेंडिचर मेथड में अपने खर्चे की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं या हम ये देखते हैं कि जो डब्बे बन रहे हैं, यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आया, जो एक्सपेंडिचर हुआ, क्या वो एक्सपेंडिचर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर हुआ कि नहीं हुआ? इसका आंसर दो। कि ये डब्बे बनाने के लिए जो खर्चा हुआ, क्या वो हमारी टेरिटरी में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, है ना? वो तो अपना इंडिया, मेड इन इंडिया, तो डब्बा तो यहीं बना, खर्चा तो यहीं हुआ। भाई डब्बा बनाने के लिए आपने किसी से लैंड ली होगी, लैंड वाले व्यक्ति को आपने बदले में रेंट दिया होगा, लेबर लिया होगा, लेबर वाले व्यक्ति को वेज दी होगी, कैपिटल लिया होगा किसी से, उसको इंटरेस्ट दिया होगा, एंटरप्रेन्योर लिया होगा किसी से, उसको प्रॉफिट दिया होगा। तो ये सब खर्चे आपने इंडिया के आदमी के साथ करे होंगे। ये सब डब्बे जो बन रहे हैं वो इंडिया में ही बने होंगे। तो इसीलिए यहां पर हम ये मानते हैं और ये कहते हैं कि अगर कोई भी आउटपुट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस आउटपुट को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने का एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड में हम एक्सपोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं। समझ आ गया रीजन? अच्छा, इसका एक वाइस वर्सा क्वेश्चन भी है, वो डिस्कस कर लेता हूं, क्या पता एग्जाम में वो पूछ ले। वाइस वर्सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हम इंपोर्ट्स को खर्चा क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो बाहर बन रहा है और वो यहां पे आ रहा है। तो अगर वो डब्बा बाहर बना है तो उसको बनाने का खर्चा कहां आया होगा? उस कंट्री में आया होगा। उस डब्बे को बनाने का खर्चा हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर तो नहीं आया होगा। तो इसीलिए हम इंपोर्ट्स को अपना एक्सपेंडिचर नहीं मानते, क्योंकि उसको बनाने का खर्चा हमारी टेरिटरी पर नहीं आया है। तो क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? चलो, तो मतलब आप अपने हिसाब से छोटी सी समरी या कुछ ये डायग्राम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि बेसिकली डब्बा अगर इंडिया में बन रहा है तो उसको बनाने का खर्चा इंडिया में आ रहा है, इसीलिए हम एक्सपोर्ट को इंक्लूड करते हैं। तो इसी बात को लेकिन थोड़ा आपको डेकोरेटिव तरीके से ढंग से लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, और हो सके तो ये डायग्राम बना देना तो और बात आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बट सबको समझ आ गया? नहीं, ऐसा एक लाइन में तो नहीं, थोड़ा सा तो हम उसको इलैबोरेट करेंगे। हम पहले बताएंगे कि देखो एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है, फिर हम बताएंगे कि एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो गुड्स बने हैं डोमेस्टिक टेरिटरी पर और जिन्हें हम बाहर बेच रहे हैं, और फिर हम ये बताएंगे कि क्योंकि ये डब्बे बने इंडिया में हैं तो इनको प्रोड्यूस करने पर जो भी खर्चा आया होगा या जो भी फैक्टर पेमेंट्स हमने करी होंगी इस डब्बे को बनाने के लिए, वो सारी भारत की टेरिटरी पर करी होंगी। तो इसीलिए ये एक्सपेंडिचर डब्बों का जो है बनाने का, वो हमारा ही एक्सपेंडिचर है, तो इसीलिए हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। बस ये लिखना पड़ेगा, और बाकी इसका आंसर ही छोटा है। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर नंबर काट लेगा, अगर एग्जामिनर को पता लग गया कि बच्चे ने टू द पॉइंट सही चीज लिखी है तो वो नंबर दे देगा। अच्छा, अब इसका चॉइस वाला, हाँ मतलब वो सॉरी, मतलब वो मैं और लिख दिया, मैं बी पार्ट ही लिखना चाह रहा था, बी वाला। कैन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख लेते हैं, बी ग्रेटर देन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? एक्सप्लेन। कह रहे क्या जीडीपी जीएनपी से ज्यादा हो सकता है, वो ये पूछ रहा है। हो सकता है, ठीक है, तो पहले तो हम यस ही लिखेंगे कि हाँ हो सकता है, वेरी गुड। फिर हम रीजन बताएंगे, रीजन क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? नेगेटिव है।
हाँ, या मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं, या टेक्निकली मतलब इसी बात को कि अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ज्यादा है तभी एनएफआईए नेगेटिव आ रहा होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से फिर एग्जामिनर को समझा देंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं कैसे। हाँ, तो अभी वही इसीलिए जैसे तुम नालायक हो वैसे एग्जामिनर भी तो नालायक होगा ना। तो उसको समझाने के लिए अब हम कुछ इमेजिनरी फिगर्स लिख रहे हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो 15 है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 10 है। ठीक है ना, हमारे फैक्टर पेमेंट्स विदेशों में जो हमने पे करी वो ज्यादा थी और जो वहां से रिसीव हुई वो कम थी। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टेक्निकली माइनस में चली गई, है ना। अब नाउ अगर हम जीएनपी की बात करें तो जीएनपी जो होता है वो होता है जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट जीडीपी इज इक्वल टू 100। मान लेते हैं हमारा जीडीपी 100 है। तो अगर मैं लेट कर लूं कि लेट जीडीपी इज इक्वल टू 100 और अब मैं दोबारा जीएनपी की वैल्यू निकालूं तो जीडीपी की जगह आप 100 पुट कर दोगे और एनएफआईए कितना है -5, तो जीएनपी कितना आ गया 95 आ रहा है। तो जीडीपी है 100 और जीएनपी आ रहा है 95। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि इज दैट पॉसिबल। अब आ गया ना, अब पॉसिबल हो गया। अब हमने करके दिखा दिया कि देखो ये पॉसिबल है। तो हमने करके दिखा दिया कि यस इट इज पॉसिबल, कि भाई देखो इस एग्जाम्पल में जीडीपी जो है वो ज्यादा है जीएनपी से। जीडीपी 100 है और जबकि जीएनपी सिर्फ 95 है। तो ऐसा हो सकता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो समझ आया सबको। तो ये आप ना एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिखना, नहीं तो उसको इलस्ट्रेशन से या फिर आपको 3 नंबर में कुछ मिलेगा नहीं कंटेंट। खाली ये तो लिख नहीं सकते यस व्हेन एनएफआई इज नेगेटिव, तो 3 नंबर इसके तो देगा नहीं। तो आपको समझाना भी पड़ेगा कि देखो मैं एनएफआई नेगेटिव ले रहा हूं और फिर जब मैं आंसर निकाल रहा हूं तो उसमें जीडीपी ज्यादा आ रहा है और जीएनपी कम आ रहा है। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। चलो, अब है इसी का 16th का चॉइस वाला क्वेश्चन, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट जी एन पी एट एम पी बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। तो पहले आप हेडिंग डालो प्रोडक्शन मेथड। बताओ राजीव भाई, प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला। तुमने तो कहा था कि मैंने सर 50 बार पढ़ लिया नेशनल इनकम चैप्टर, फुल फिनिश, आई एम चैंप नाउ। तो प्रोडक्शन मेथड का बताओ फॉर्मूला पीयूष भाई। चलो, तो याद होना चाहिए। देखो मेरे साथ साथ देखो, पहले एलएचएस के अंदर जीडीपी एमपी लिखना है आपको। प्रोडक्शन मेथड में एलएचएस में क्या लिखना है, जीडीपी एमपी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब एक बार इनकम मेथड का फॉर्मूला बताओ पीयूष भाई। नहीं, लेफ्ट में नहीं, गलत हो गया ना बात, तो यही ध्यान रखना है, एनडीपीएफसी। इनकम मेथड में लेफ्ट में लिखना है आपको एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, तो पहले ये लिखो, अब ये याद रखनी है ये सब बातें। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसने क्या क्या वैल्यू दे रखी है। उसने दे रखा है जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ए पार्ट में दिया है। उसके बाद जी पार्ट में दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर।
और उसके बाद के पार्ट में दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो उसने प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर के वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के वैल्यू ऑफ आउटपुट्स ले लेते हैं तो वो ये मिल जाएगा हमें, मतलब ये दोनों को मिलाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों सेक्टरों के ये जोड़ लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर का तो कितना दे रखा था, 1000, सेकेंडरी का 2000 और टर्शरी का 3000। तो बेसिकली ये आपको ना ये मिल गया, ये गोला मिल गया, पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। पहले यहां तक क्लियर। अब पॉइंट ई देखो, पॉइंट ई में दे रखा है इंटरमीडिएट परचेज बाय ऑल सेक्टर्स। तो इंटरमीडिएट परचेज मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है, तो बस वो आपको दे रखा है 2900 सारे सेक्टर्स का। तो अब आप ये इतना सॉल्व करके पहले जीडीपी एमपी निकाल लोगे 3100। तो पहले इतना डब्बे में लिख लेते हैं, तो हमारा जीडीपी एमपी आ गया 3100। तो पहले यहां तक मुझे बताओ कोई डाउट, यहां तक क्लियर है। अब राइट साइड पे आ जाता हूं थोड़ा सा। अब वो क्वेश्चन हमसे कैलकुलेट क्या करवाना चाह रहा था, जी एन पी एट एमपी, है ना, ये निकालना चाह रहा था वो। और हमने जो कैलकुलेट कराया अभी 3100, वो क्या है, वो जीडीपी एमपी है। तो अभी फिर कन्वर्ट कर लोगे आप, जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई। लिखो राजीव भाई, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, हैं आंखों से पानी क्यों आ रहा है ना, लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तबीयत ठीक, तबीयत ठीक है, सांस चल रही है। तो NFIA जो है वो आप डी पॉइंट में देखो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है। तो इसका मतलब NFIA टेक्निकली -100 है, क्योंकि उसने आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 100 दे रखा था। तो इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया -100। तो अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 3000। तो प्रोडक्शन मेथड से तो हमारा आंसर आ गया 3000। ठीक है, क्लियर, ये वाला सब बच्चों को क्लियर हो गया। अब इनकम मेथड, चलो, तो इनकम मेथड में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा है अपने को, 780। पॉइंट नंबर सी में दे रखा था। अच्छा, अब उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस हमको नहीं दे रखा डायरेक्टली। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आप एक तो एफ पॉइंट रेंट जोड़ोगे, आई पॉइंट इंटरेस्ट जोड़ोगे और एल पॉइंट प्रॉफिट्स जोड़ोगे। तो इन तीनों को जोड़कर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। तो रेंट 300 जोड़ लो, इंटरेस्ट 600 जोड़ लो और प्रॉफिट 320 जोड़ लो। तो ये हमको क्या मिल गया, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को मिलाकर। अब प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कितनी दे रखी है, एम पॉइंट में देखो, लास्ट पॉइंट में, एम पॉइंट में 830। तो अभी सबको जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, 2830। ओके, 2830, ठीक है, ठीक है। अब कैलकुलेट क्या करना है हमको, तो लिखो GNPMP इज इक्वल टू NDP एट FC प्लस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। ठीक है, तो ये तो सबको करना आता है।
उसके बाद एनडीपीएफसी कितना आया था अपना 2830। डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है 120। ओके। एनएफआईए -100। अच्छा एनआईटी अपने को दे नहीं रखा, एनआईटी दे नहीं रखा तो एनआईटी कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, हाँ तो ये सबको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स 200 और माइनस सब्सिडी 50, तो उससे आ जाएगा आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अल्टीमेटली गणित जो है वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच जाएगी, तो 3000 रुपए आ जाएगा जीएनपी एमपी। तो इसका मतलब हमारा इनकम मेथड से भी जीएनपी एमपी आ गया 3000।